नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री राजेश पांडे द्वारा लिखी वर्चस्व का 23वां अध्याय, शतकीय नरबली। बात करते करते सभी अपने अपने कमरे में सो गए। 3 दिन बाद सवेरे श्री प्रकाश ने कहा, अब मन का भारीपन कुछ कम हो गया है। 3 दिन से यह नहीं पता लग पा रहा है कि अखबारों में क्या छपा है, और जिसने आरिफ होटल वाले की कुंडली निकालने को कहा था, उस लड़के ने उसकी कुंडली निकाल ली होगी। उससे भी बात करनी है। गोरखपुर में भी एक दो जगह बात करनी है, नहीं तो लोग ये समझेंगे कि श्री प्रकाश मर गया। फिर सुधीर से कहा, जरा पता करो, निशा को उसके माँ बाप ने कहीं बाहर भेज दिया था, वो वापस आई कि नहीं। उससे भी बात करना बहुत जरूरी हो गया है। ज्यादा दिन हो गया है, बात नहीं करूंगा तो खुदकुशी कर लेगी। भैया एक बात बुरा न मानिए तो कहें। सुधीर ने पूछा। बेझिझक कहो, श्री प्रकाश ने कहा। ये लड़कियों वाला चक्कर ना भैया कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि समय खराब चल रहा है। इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कितने से लगी होती हैं। पुलिस अगर पहुंच जाती है तो 1 मिनट में टूट जाती हैं और पुलिस के इशारे पर नाचने लगती हैं। 4-6 महीने की बात और है। इन 3 बड़े कामों को करने के बाद आप ही ने बताया था कि सरेंडर करेंगे। पूरी सेटिंग करके 6 महीने में अंदर चले चलेंगे, फिर आराम से इलेक्शन कर लीजिएगा। एक बार जेल में चले जाएंगे तो ये सब जेल में भी मिलेंगी। जेल में कोई दिक्कत नहीं होती। जेल वाले तो सड़क के कुत्ते होते हैं। प्लास्टिक का मुर्गा भी दिखा देंगे तो लार टपकाते हुए पीछे पीछे घूमेंगे। वहां सब इंतजाम हो जाएगा। सुधीर ने कहा। बस बोल चुके, श्री प्रकाश ने कहा। अ, जी भैया। सुधीर ने कहा। श्री प्रकाश ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। अब दोबारा कभी इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा मुझसे। ये सिर्फ मैं जानता हूं कि जुल्फों की उलझी लटों को सुलझाने में कितना मजा आता है। सुधीर चुप हो गया। तीनों तैयार होकर पुरानी दिल्ली की तरफ चले गए और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रेलवे स्टेशन के बाहर लगे पीसीओ पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता बात की। कलकत्ता वाले गुरुजी के चेलों ने आधे घंटे बाद फोन मिलाने की बात कही। श्री प्रकाश वहां से दूसरे पीसीओ पर गया और अखबारों में प्रकाशित खबरों के बारे में पूछने लगा। लड़के ने बताया, यहाँ ना भैया खबर छपी है कि आप सिंगापुर चले गए हैं और वहां से प्लास्टिक सर्जरी करा के वापस आएंगे। श्री प्रकाश बहुत जोर से हंसा और बोला, ये तो ठीक है। फिर बताया, दूसरे अखबारों में ना भैया ये भी छपा है कि आपने अभी दाढ़ी रख ली है और यहीं लखनऊ में घूम रहे हैं और आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है। अच्छा। श्री प्रकाश ने कहा। फिर अगले पीसीओ पर जाकर उसने फोन मिलाकर कुंडली निकालने वाले लड़के से पूछा, वो क्या उस आरिफ होटल वाले की कुंडली निकाली? जी भैया पूरी कुंडली निकाल ली है। उसने पूरी बात बताते हुए कहा। लखनऊ में ना भैया 3 जगह बहुत बड़े बड़े मल्टी स्टोरी फ्लैट का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। दुबई, नैनीताल और लखनऊ में बड़े होटल हैं। प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी इसके यहाँ आते जाते हैं। हर दिन शाम को कोई ना कोई पार्टी इसके घर पर होती है। इसका ना भैया एक लड़का दुबई में रहता है और एक लड़का शायद कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है। लड़का क्या कर रहा है इससे अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसका फोन नंबर मिला कि नहीं? श्री प्रकाश ने पूछा। भैया फोन तो इसके 8 मिले हैं। कुछ होटल के हैं और कुछ इसके घर के हैं। होटल ये बहुत कम आता है। ज्यादातर टाइम या तो नैनीताल में रहता है या ये दुबई चला जाता है। लड़के ने कहा। इस समय कहाँ है? इधर 3-4 दिनों से वो लखनऊ में ही है भैया। ठीक है, नंबर नोट कराओ, श्री प्रकाश ने कहा। लड़के ने सारे नंबर नोट करा दिए। श्री प्रकाश ने फोन काट दिया और फिर वापस पार्किंग में आकर अनुज और सुधीर के साथ गाड़ी में बैठ गया। भैया ये किसी पीसीओ से एक से ज्यादा बार फोन तो नहीं किए हैं?
अनुज ने श्री प्रकाश से पूछा। नहीं, 3-4 पीसीओ से एक एक बार बात की है, बस कलकत्ता वाले गुरुजी से बात नहीं हो पाई है। आधे घंटे बाद फोन पर आने को कहा है। अब दोबारा पीसीओ पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अगर तुम कहो तो यहीं से मोबाइल से बात कर लें और मोबाइल पर बात करके यहां से निकल लेंगे। पुलिस आएगी भी तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही निजामुद्दीन पार्किंग तक पहुंचने में, श्री प्रकाश ने कहा। जी भैया, लगता तो यह है कि पुलिस आएगी जरूर। जितनी जल्दी बात खत्म कर लेना भैया, उतना अच्छा है। वैसे हमारे ख्याल से आप बैठ जाइए, मैं गाड़ी चला लेता हूँ या सुधीर चला लेगा। आप ना भैया पीछे आराम से बैठ जाइए और चलती हुई गाड़ी में बात करिए। शहर के भीतर फोन नहीं कटेगा। फोन तो हम लोग जब हाईवे पर करते हैं ना भैया, तब कटता है। अनुज बोला। नहीं, तुम दोनों ड्राइविंग में मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हो। मैं यहीं से बात करता हूं, फोन बंद करके यहां से निकलेंगे, श्री प्रकाश ने कहा। सुधीर और अनुज चुप हो गए। श्री प्रकाश ने गुरुजी को फोन मिलाया। गुरुजी फोन पर उपलब्ध थे। श्री प्रकाश ने प्रणाम करने के बाद उनसे कहा, गुरुजी, पता नहीं क्या बात है, इधर 15-20 दिन से हम लोग जहां भी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ जाती है। मुझे लगता है कि कामाख्या माता कुछ नाराज हैं। अभी 10 दिन पहले भी इनके नाम पर एक नर बलि थी। उसके बाद से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है। पुलिस ने हमारे सभी घर वालों को बंद कर दिया, मेरी भाभी को बेइज्जत किया, मेरे साथ के लोगों के घर वालों को भी बंद कर दिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी रख दिया, और 2 बार तो एकदम आमना सामना भी हो गया। आपने तो ये बताया था कि वर्चस्व की लड़ाई में मैं ही जीतूंगा। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके कामाख्या माता के चरणों में नरबली के शतक रक्त पूरा करने के बाद उनके चरणों में प्रणाम करो और वहां रक्त का अर्पण करो। उसके बाद तुम अजय और अजात शत्रु हो जाओगे। साक्षात मृत्युंजय तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हें कभी कोई मार नहीं सकता। सदा के लिए अमर हो जाओगे। मुझे लगता है कि अभी तक तुम नरबली के शतकवीर नहीं हो पाए हो, इसीलिए ये परेशानी आ रही है। जब भी कोई शतकवीर होने के रास्ते पर चलता है तो आसुरी प्रवृत्तियां उसका रास्ता रोकने का प्रयास करती हैं। ऐसा लगता है कि तुम नरबली के शतक के नजदीक हो, इसीलिए बहुत से खराब ग्रह और आसुरी प्रवृत्तियां तुम्हारा रास्ता रोक रही है। इसलिए परेशान मत हो, जल्दी से जल्दी यह काम पूरा कर लो। गुरुजी बोले। गुरुजी, मैंने गिनती तो नहीं की है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अब तक मेरा नरबली शतक पूरा हो गया होगा, श्री प्रकाश बोला। बिल्कुल संभव नहीं है। इत्मीनान से बैठकर फिर से गणना कर लो। अभी तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो। नहीं तो तुम्हें जो मानसिक उलझने हो रही हैं ये नहीं होती। तुम पर माँ का वरदान है। तुम्हें अजय होना ही है। बस माँ कामाख्या का ये पूजन पूरा कर लो। गुरुजी बोले। ठीक है गुरुजी, श्री प्रकाश ने कहा। गणना करके मुझे बताना कि अभी कितनी कमी रह गई है। गुरुजी ने कहा। जी ठीक है गुरुजी। प्रणाम करके श्री प्रकाश ने फोन काट दिया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके रेलवे स्टेशन पार्किंग के बाहर आ गया। चाहे जितनी भी जल्दी साले एसटीएफ वाले यहां पहुंचेंगे, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आज कनॉट प्लेस में कहीं चलकर नाश्ता करते हैं, श्री प्रकाश ने कहा।
नहीं भैया, बहुत भीड़-भाड़ वाला मार्केट है, वहाँ नहीं चलिए। किसी ढाबे पर ही अच्छा रहेगा या किसी हाईवे पर निकल चलिए। यहाँ कहीं आस-पास रुकना ठीक नहीं है। अनुज बोला। श्री प्रकाश ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज करके दिल्ली से बाहर लगभग 10 किलोमीटर आगे गुड़गांव की तरफ पहुंच गया। वहां पर बैठकर तीनों ने नाश्ता किया। चलते समय श्री प्रकाश ने कहा, यहां भी पीसीओ से बात कर लेते हैं। सारा पैसा तो दादा के पास पटना में रखा हुआ है। 4, 6, 10 लाख की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो उसका भी इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आरिफ होटल वाले से बात करते हैं, इस साले से यहीं दिल्ली में पैसा मंगाते हैं। भैया दिल्ली का पता बहुत लोगों को नहीं है। पैसा तो भैया लखनऊ में ही आराम से लिया जा सकता है। अनुज ने कहा। बात करते करते श्री प्रकाश ढाबे के पास वाले पीसीओ में घुस गया। वहां से उसने ऑफिस के लिए हुए नंबरों पर फोन किया। घर वाले एक नंबर पर किसी ने फोन उठाया और पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं माननीय मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का पीए बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बात करना चाहते हैं। श्री प्रकाश बोला। जिसने भी फोन उठाया था उसने कहा, अभी फोन दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आरिफ लाइन पर आ गए और बोले, सर नमस्कार। आरिफ, तुम लखनऊ में कहाँ कहाँ फ्लैट बनाने वाले हो हैं? श्री प्रकाश ने पूछा। सर 2-3 जगह काम शुरू होने वाला है। पेपर मिल वाला काम मैं शुरू भी कर दिया है। कोई बात हो तो बताइए, मैं खुद आकर आपसे मिल लूंगा। आरिफ ने कहा। अबे, मैं श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ। नाम तो सुना ही होगा, हैं? श्री प्रकाश ने पूछा। जी जी, मैंने नाम सुना है। आरिफ ने कहा। तो अब ध्यान से सुनो। पेपर मिल कॉलोनी वाली जमीन पर जितने फ्लैट बना रहे हो, 50,000 रुपए हर फ्लैट के हिसाब से तुम्हें देने पड़ेंगे। नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानते हो। श्री प्रकाश बोला। जनाब, अभी तो फ्लैट बनने में समय है। फ्लैट बनकर बिक जाए तभी तो हाथ में पैसा आएगा। अभी तो सारी जमा पूंजी उसी में ही लगा दी है। आरिफ ने कहा। ये जो एडवांस बुकिंग कर रखी है 90 फ्लैट की, 20 लाख से कम कोई फ्लैट नहीं है तुम्हारा। तुम क्या समझते हो, तुम बहुत चालाक हो? क्यों अपना घर उजाड़ने पर आमादा हो? श्री प्रकाश ने कहा। लेकिन इतना कैश आजकल रखता कौन है? आरिफ ने कहा। अगले 2 दिन में जितने फ्लैट की बुकिंग का पैसा तुम्हारे पास है वो पहुंचा दो। बाकी हिसाब मैं बाद में बता दूंगा। कल भी तुमने 2 फ्लैट बुक किए हैं। श्री प्रकाश ने कहा। जी कल किए हैं। आरिफ बोला। फिर पूछा, ये पैसा कहाँ भेजना होगा? ये पैसा लखनऊ जेल में बबलू शुक्ला को दे आओ। श्री प्रकाश ने कहा। मैं जेल नहीं जा सकता। आरिफ बोला। अपना आदमी भेजो, मैं तुमको दिन और समय बता दूंगा। परसों तुम बताना तुम्हारा कौन आदमी जाएगा और फिर मैं उसे बताऊंगा वहां जेल में कौन मिलेगा और किसे पैसा देना है। श्री प्रकाश ने कहा। ठीक है, आरिफ ने कहा। फोन रखने के बाद आरिफ ने अपना टेप रिकॉर्डर चेक किया कि उनकी यह कॉल टेप हुई थी कि नहीं। चेक करके देखा तो पूरी कॉल टेप हुई थी। आरिफ ने तुरंत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फोन किया और कहा, सर मुझे अर्जेंट आपसे मिलना है। एडीजी अजय राज शर्मा ने आरिफ को आने के लिए कहा। आधे घंटे में आरिफ उनके यहां पहुंच गए। आरिफ काफी डरे हुए थे। उन्होंने पूरी बात बताई कि इस तरह से फोन आया था। फोन करने वाला अपने आप को श्री प्रकाश शुक्ला बता रहा था। अंत में यह भी कहा कि उसकी वह कॉल उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। पहले भी कोई कॉल आई थी क्या जो आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे? अजय राज शर्मा ने पूछा। नहीं सर, पहले कोई कॉल नहीं आई थी। आरिफ ने कहा। लेकिन चूंकि ये बात अखबार में निकल चुकी थी कि मूलराज अरोड़ा को जब श्री प्रकाश किडनैप करके ले गया था तो मूलराज ने शहर के बड़े बिल्डर्स का नाम उसको बताया था और वो सबको फोन करके डरा धमका कर पैसे वसूल रहा है। हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी कि
जिसमें ये तय किया गया था कि सभी लोग अपने-अपने यहाँ फ़ोन के साथ रिकॉर्डर किट अटैच कर लेंगे और जो भी फ़ोन आए उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि कई लोगों के पास फर्जी फ़ोन भी आए थे और फर्जी फ़ोन पर भी पैसा दे दिया गया था। बाद में पता लगा कि वह फ़ोन श्री प्रकाश शुक्ला ने किए ही नहीं थे। पहले तो कोई मेरी रिकॉर्डिंग सुन ले और ये कन्फर्म हो जाए कि यह उसकी ही आवाज़ है, तब फिर आप लोग जैसा बताएँगे वैसा करूँगा। ठीक है, आप कैसेट लाए हैं तो मुझे दे दें, और अगर नहीं लाए हैं तो मैं राजेश पांडे को आपके यहाँ भेजूंगा। वो तुरंत सुनकर बता देंगे कि श्री प्रकाश की आवाज है कि नहीं। ठीक है? अजय राज शर्मा ने कहा। सर ऑफ़िस में बहुत तरह के लोग आते हैं सर, मैं इसलिए कैसेट लेकर यहाँ नहीं आया। वो राजेश पांडे जो एसटीएफ में हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? आरिफ ने पूछा। अजय राज शर्मा ने कहा, हाँ वही जो सीओ हजरतगंज थे, वही राजेश पांडे एसटीएफ में हैं और वो अच्छी तरह उसकी आवाज को पहचानते हैं। आप घर पहुंचिए, अभी थोड़ी देर में राजेश पांडे आपके घर पहुंचकर रिकॉर्डिंग सुनकर बताएंगे। आरिफ सीधे घर पहुंच गए। आरिफ के जाते ही अजय राज शर्मा ने अरुण कुमार को फोन करके पूरी बात बताई और कहा, तुरंत राजेश पांडे को आरिफ के घर भेजकर पहचान करा लो कि वही बोल रहा था कि कोई दूसरा था। अभी 1 घंटे पहले की बात है, हो सकता है तुरंत की कोई लोकेशन मिल जाए। जी, राजेश पांडे ऑफिस में मेरे पास ही है, मैं अभी भेजता हूँ, अरुण कुमार ने कहा। अरुण कुमार ने राजेश पांडे को आरिफ का पता नोट कराया और कहा, तुरंत चले जाओ, पूरी रिकॉर्डिंग की कैसेट सुन लेना। अगर उसने रिकॉर्डर लगा रखा है तो कॉलर आईडी भी जरूर लगवाया होगा। नंबर अगर मिल जाए तो वहीं से फोन पर बता देना, बहुत देर की बात नहीं है। दिल्ली वाली टीम अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगी। राजेश पांडे ने आरिफ के नंबर पर उनसे बात की और बताया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आपसे मिलने के लिए कहा है। आप अभी कहाँ पर हैं? मैं अपने घर पर हूं। आरिफ ने कैंट के भीतर अपने घर का पता बताया। बस 20 मिनट में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, राजेश पांडे ने कहा। आरिफ के घर के बाहर पहुंचते ही वहां उनके कई चौकीदार गेट पर ही खड़े थे। राजेश पांडे ने जैसे ही अपना परिचय बताया, उन लोगों ने तुरंत गेट खोल दिया और उनको डाइनिंग रूम तक ले गए। डाइनिंग रूम में आरिफ अपने घर वालों के साथ बैठे हुए थे। आरिफ ने अपने सभी घर वालों को भीतर जाने के लिए कहा और अपने लैंडलाइन फोन से कनेक्ट करके रखा हुआ टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। सर, बात बहुत लंबी हुई है, आप एक बार सुनकर देख लें कि यह वही है कि कोई दूसरा आदमी है। टेप रिकॉर्ड ऑन होते ही शुरू के 1 मिनट में ही समझ में आ गया कि ये श्री प्रकाश ही बोल रहा है। राजेश पांडे ने वह पूरी बात सुनी और पूछा, आपने कॉलर आईडी लगवाया है कि नहीं? हाँ, लगवा रखा है, पर मुझे इसमें नंबर देखना नहीं आता। इस फोन के बाद कई नंबर आए हैं, आप चाहें तो देख लें। इसका टाइम मैंने नोट कर रखा है। बाकी लोगों में जिसके पास इसका फोन आया था उन सबके साथ पहले ही एक मीटिंग हो चुकी थी, इसीलिए मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग और कॉलर आईडी लगवा रखा था, आरिफ बोले। राजेश पांडे ने टेलीफोन लाइन में जुड़े हुए कॉलर आईडी को उठाया और उस टाइम का नंबर देखा। आगे पीछे के भी 2 नंबर अपनी डायरी में नोट किए। मोबाइल फोन का नंबर था और पहले 4 अंक से दिल्ली का नंबर लग रहा था। देखिए, आप परेशान मत होइए, फोन तो उसी का है। हम लोग बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, राजेश पांडे ने आरिफ से कहा। उसने परसों फोन करने को कहा है, आखिर अब हमें क्या कहना है और क्या करना है? आरिफ ने पूछा। आप बात करना बंद मत करिएगा, बस थोड़ा सा समय लेते रहिए, जिससे हम लोगों को और भी लोकेशन मिलती रहे, राजेश पांडे ने कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है उससे बात करने की। आपने सुन ही लिया किस खतरनाक टोन में बात कर रहा था। परसों अगर मैंने उससे बात की और टाल मटोल की तो या तो वो गालियां देगा या फिर मेरा कोई नुकसान करेगा। आप चाहें तो अपने यहाँ के किसी एक्सपर्ट को यहाँ बिठा दें, मैं पूरी बात बता दूंगा। वो बात करेगा तो ज्यादा अच्छी तरह से बात कर लेगा सर, आरिफ ने कहा। आपसे इतनी देर बातचीत करने से ये पता लग रहा है कि आप बोलचाल के उर्दू अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कि दूसरे को बैठाऊंगा अगर तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप नहीं बोल रहे हैं, फिर बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। हमारे आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद हो जाएगा और हम
मजबूरी में बंद गली के आखिरी मकान तक पहुंच जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि एसटीएफ के ही किसी आदमी को आपके यहाँ भेजूं। अभी जाकर देखता हूं। हमारे यहाँ एक ही मुस्लिम हेड कांस्टेबल है, अगर वो मौजूद होगा तो वो कल आप तक पहुंच जाएगा। उसे सारी बात समझा दीजिएगा। परसों अगर उसका फोन आएगा तो वही बात करेगा। बात आप रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, बाद में सुनकर देख लीजिएगा। अगर कोई बात गलत हो गई हो तो उसे अगली बार में करेक्ट कर देगा। राजेश पांडे ने विस्तार से बताया। ठीक है जी, आरिफ ने कहा। राजेश पांडे फौरन गाड़ी में बैठे और रास्ते से ही अरुण कुमार को नंबर बताया और कहा, सर टाइम के हिसाब से तो यही नंबर लगता है, दिल्ली का नंबर है। वैसे इसके एक पहले और एक बाद के नंबर भी नोट कर रखे हैं। वह नंबर भी अरुण कुमार को नोट करा दिया। अरुण कुमार ने तुरंत ही दिल्ली वाली टीम को यह नंबर नोट कराया और कहा, इसकी कॉल डिटेल निकलवा लो और देखकर बताओ कि कितने और नंबरों पर बात की गई है। थोड़ी देर बाद राजेश पांडे भी एसटीएफ ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने पूरी बात अरुण कुमार को बताई। ये भी बताया, आरिफ अब श्री प्रकाश से बात करने में घबरा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि किसी मुस्लिम को भेजता हूं, क्योंकि मैंने बातचीत में पाया कि वो बोलचाल की मेल मिलाप वाली भाषा उर्दू के तमाम शब्द बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलते हैं। दूसरे किसी आदमी को भेजूंगा तो श्री प्रकाश फौरन समझ जाएगा कि ये आरिफ नहीं बोल रहे हैं और वह फौरन बात करना बंद कर देगा। फिर हमें नए नंबर के लिए किसी दूसरे की कॉल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पैसे की बात है, परसों वो जरूर फोन करेगा, तो कम से कम लोकेशन तो पता लग ही जाएगी। आपने कहा था कि 1 या 2 दिन अगर वह स्थिर होकर रहे तो हम लोग दिल्ली चलेंगे। अगर आज और परसों की लोकेशन एक ही जगह की मिलती है तो हम सभी लोग वहां चलेंगे। मेरे दिमाग में है अपने हेड कांस्टेबल फजरुल्लाह को आरिफ के यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि फजरुल्लाह का भी बातचीत करने का लहजा वैसे ही है जैसा आरिफ का जब वो मुझसे बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक आइडिया है। देखो फजरुल्लाह है कहाँ? अरुण कुमार ने बाहर से टेलीफोन वाले सिपाही को बुलवाया और उससे कहा, देखो फजरुल्लाह किस टीम के साथ हैं? सर, फजरुल्लाह ऑफिस में है, पीछे वाले कमरे में अविनाश मिश्रा के साथ बैठे हुए हैं। उसने बताया। फजरुल्लाह को फौरन भीतर भेजो, अरुण कुमार ने कहा। फजरुल्लाह तुरंत कमरे में आ गया। अरुण कुमार और राजेश पांडे ने उसको पूरी बात समझाई। फिर राजेश पांडे ने आरिफ को फोन करके बताया, हेड कांस्टेबल फजरुल्लाह खां जिनको मैं कल भेजने के लिए कह रहा था, उन्हें मैं आज ही भेज रहा हूं। उन्हें पूरी बात समझा दीजिएगा। परसों सवेरे से वह आपके टेलीफोन पर ही रहेंगे। फजरुल्लाह, तुम अभी चले जाओ, आरिफ से पूरी बात समझ लो और अगर उस शातिर का फोन आए तो उससे होशियारी से बात करना और कोशिश ये करना कि 2-4 दिन बातचीत किसी तरह से टलती रहे ताकि हमें नंबर मिलते रहें। अरुण कुमार ने फजरुल्लाह से कहा। शाम तक दिल्ली वाली टीम ने यह बताया कि इस नंबर की लोकेशन दिल्ली में ही है। बहुत दिनों बाद यह नंबर खुला है। पहले इस नंबर से गोरखपुर के 3 नंबरों पर बहुत देर तक बात हुई है, जिसमें से एक नंबर पर देर रात में बहुत लंबी बात हुई है। अरुण कुमार ने वे तीनों नंबर नोट किए और गोरखपुर के डीआईजी एसएन सिंह को ये नंबर नोट कराए और कहा, इन तीनों नंबरों को सुनने की व्यवस्था कर लें और जैसे ही कोई कॉल इन नंबरों पर आए तो उसको रिकॉर्ड भी करवा लें और किस नंबर से यह कॉल की जा रही है उसे तुरंत एसटीएफ को भेज दें, जिससे आगे का काम किया जा सके। हमने आवाज पर ही टेलीफोन सुनने की सारी व्यवस्था कर रखी है और टेलीफोन विभाग के 2 कर्मचारी वहीं पर बने रहते हैं। अगर फोन नंबर देहात क्षेत्र का नहीं होगा तो डीपी बॉक्स से यहां तक सुनने की व्यवस्था हो जाएगी, डीआईजी ने बताया। सर, जैसे ही कॉल आपको मिलने लगे बस मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से नंबर को सुनना शुरू किया जाए, अरुण कुमार ने कहा। ठीक है, मैं तुरंत बता दूंगा, डीआईजी ने कहा। फजरुल्लाह ने पूरी बात समझ ली थी और उस दिन सवेरे 7 बजे ही वह आरिफ के बंगले पर हाजिर था। करीब 10:30 बजे श्री प्रकाश का फोन आया। आरिफ के नौकर ने फोन उठाया और उसने जैसे ही ये कहा, आरिफ को बता दो कि अशोक सिंह का फोन है, तो वह तुरंत समझ गया और उसने फजरुल्लाह को इशारा किया। फजरुल्लाह ने टेलीफोन उठा लिया और उससे बात करने लगा।
इस बीच में आरिफ ने दूसरे कमरे में जाकर राजेश पांडे को फोन किया कि इस समय श्री प्रकाश से फजरुल्लाह की बात हो रही है। राजेश पांडे ने तुरंत अरुण कुमार को बताया। अरुण कुमार ने तुरंत दिल्ली वाली टीम को कहा कि अभी तुरंत क्राइम ब्रांच जाकर या पीपी सिंह से मिलकर इसकी तुरंत लोकेशन निकालें कि यह बात कहां से हो रही है। दिल्ली वाली टीम भी तत्काल पहुंच गई और आधे घंटे में ही यह बता दिया कि आजादपुर मंडी के पास वाले टावर से यह बात हो रही थी, लेकिन अभी 10 मिनट पहले यह फोन स्विच ऑफ हो गया है। अरुण कुमार ने फजरुल्लाह को फोन करके उससे पूछा, किस समय बात बंद हुई है? साहब 10 मिनट पहले। फजरुल्लाह ने बताया। अरुण कुमार ने राजेश पांडे से कहा, सत्येंद्र वीर, अविनाश मिश्रा और तेवतिया, इन सब लोगों को बुलाइए। सभी लोग आधे घंटे में तैयार हो जाएं, मैं भी कपड़े वगैरह मंगवा लेता हूं। हम लोगों को तुरंत दिल्ली के लिए निकलना होगा। 3 दिन से इसकी लोकेशन दिल्ली में ही बनी हुई है। आज का फोन भी दिल्ली के आजादपुर मंडी के आसपास से ही आया था। मेरी क्राइम ब्रांच में अभी बात हुई है। उनका कहना है कि यह फोन किसी घनी बस्ती से नहीं किया गया है, बल्कि किसी सड़क पर फोन को स्विच ऑन करके बात की गई है और फिर तुरंत उसे ऑफ कर दिया गया है। इससे यह लगता है कि वह कहीं आसपास रह भी रहा होगा। सभी लोग सड़क मार्ग से ही चलेंगे। ट्रेन का इंतजार करने से समय खराब होगा। 45 मिनट में पूरी टीम तैयार हो गई और अरुण कुमार के साथ सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सत्येंद्र वीर सिंह ने पीपी सिंह से बात करके आजादपुर मंडी के पास ही एक होटल में सभी लोगों के रुकने की व्यवस्था करवा दी। सत्येंद्र वीर सिंह ने अरुण कुमार से कहा, सर पास में ही रुकेंगे ताकि नंबर और लोकेशन पता करने के लिए वहीं क्राइम ब्रांच में सब लोग अलर्ट रह सकें। बिल्कुल ठीक है, अरुण कुमार ने कहा। अगले दिन सुबह सब लोग पहुंच गए और पीपी सिंह ने बताया, हमारी क्राइम ब्रांच ने मोबाइल फोन को भी सुनने की व्यवस्था करा ली है। पिछले 3 महीनों से हम लोग अपराधियों के फोन को मोबाइल पर डाइवर्ट करके सुन रहे हैं। जिस फोन पर सुनने का यह काम किया जा रहा है, बस उसमें कान के पास लगने वाले स्पीकर के दोनों तारों में 2 और तार जोड़कर उसे छोटे वाले टेप रिकॉर्डर से जोड़ा जाता है। जब भी कॉल आती है तो रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं, पूरी बात सुन भी लेते हैं और रिकॉर्ड भी हो जाती है। अच्छा, तो हम 2 मोबाइल फोन आपको दे देते हैं। उनमें से तार निकलवा कर और छोटे टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था करा दीजिए, ताकि हम लोग इसका फोन अगर सुनने लगें तो हमारा काम आसान हो जाए। अभी हमको कॉल डिटेल से ये पता करना होता है कि फोन किससे किया गया, फिर उसका पता निकालना होता है और मौके पर सत्यापित करना होता है। अगर हम सीधे उसका फोन सुनने लगेंगे तो इन सारी समस्याओं का एक साथ ही समाधान हो जाएगा, अरुण कुमार ने कहा। पीपी सिंह को सोनी एरिक्सन के पुराने मॉडल वाले 2 फोन दे दिए गए और उन्होंने 2-3 घंटे में ही उसमें से तार निकलवाकर टेप रिकॉर्डर में लगने वाली लीड बना दी। राजेश पांडे बाजार जाकर छोटा वाला टेप रिकॉर्डर ले आए जिसमें छोटे वाले कैसेट लगते थे। जिन नंबरों को मोबाइल पर सुनना है उनके बारे में एक अनुरोध पत्र आपकी तरफ से मोबाइल कंपनी को भेजना होगा और वह कॉल फॉरवर्ड कर देंगे, पीपी सिंह ने कहा। तो मित्रों, ये था वर्चस्व का 23वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।